बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बजट स्पेशल ट्रांसमिशन में मैं सुमैया रिजवान और मेरे को एंकर मुदस्सिर इकबाल आपको वेलकम कहते हैं। जिस तरह हमने आपको बताया था कल भी कि रोज़ाना की बुनियाद पर बजट के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। इस ट्रांसमिशन में कोशिश करेंगे कि आपके सवालात जो आपके जहन में हैं, एक आम आदमी के जहन में, एक सनतकार के जहन में है, एक बिजनेसमैन के जहन में है, वो तमाम तर सवालात के जवाबात हम ढूंढ सकें। और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी मईशत जिसकी बात मुदस्सिर की जा रही है कि अब वो बेहतर राह पर चल पड़ी है, मुस्बत अशारियाँ नज़र आ रहे हैं, तो क्या वाकई मुस्बत पॉलिसियाँ हैं हुकूमत की, या फिर ये नज़र आ रहा है फ़िलहाल, और जब बजट आएगा तो सूरत हाल कुछ अलग ही ना हो जाए? बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तानी मईशत 3 साल दौर के बेहतरीन मकाम पर खड़ी है। पीटीआई हुकूमत को मुस्बत मुआशी पॉलिसियों का समर मिल रहा है। मईशत वी शेप रिकवरी की जानिब गामजन है। ये तमाम वो दावे हैं जो हुकूमत की जानिब से मुसलसल किए जा रहे हैं, लेकिन इनमें सदाकत कितनी है? क्योंकि पीटीआई हुकूमत के मुआशी तरक्की के तमाम दावों का दारोमदार सिर्फ जीडीपी ग्रोथ पर है, जो पिछले साल तक माइनस में जाने के बाद हैरानकुन तौर पर 4.8% पर वापस आ गई। ये ग्रोथ वाकई इंतहाई गैर यकीनी और आदाफ से ऊपर है, क्योंकि हुकूमत ने पिछले साल बजट में जीडीपी ग्रोथ का 2.1% रखा था, जो 4.8 तक चला गया। लेकिन ये हुआ कैसे? असल में हुकूमत ये दावा बुनियादी तौर पर एग्रीकल्चर और सर्विसेज सेक्टर की कारकर्दगी में बेहतरी, एक्सपोर्ट्स और तस्सीरात ज़र में इजाफे की बुनियाद पर कर रही है। जी हाँ मुदस्सिर, लेकिन सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो यहाँ हमें इस बार गंदम, चावल और मकई की तारीखी पैदावार दिखाई देती है। इसी तरह सर्विसेज सेक्टर की ग्रोथ रवा माली साल 4.43% रही थी। तस्सीलात ज़र में इजाफा हुआ, पाकिस्तान की जो IT एक्सपोर्ट्स थी वो बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई। लेकिन ये सब हुआ कैसे? हुकूमत की कौन सी ऐसी मुआशी पॉलिसियाँ थीं जिन्होंने ये कमाल करके दिखाया? क्योंकि अपोजिशन के ख्याल में मुआशी तरक्की के सारे दावे सिर्फ आदादो शुमार का गोरख धंधा हैं। इस पर बात भी हम करेंगे, लेकिन पहले पीटीआई हुकूमत के 3 साल दौर में मुआशी उतार चढ़ाव से मुतालिक एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस्लाहात और तब्दीली का नारा लगाकर इख्तिदार में आई पीटीआई मईशत को दौड़ाने का दावा किया, मगर हक़ाइक़ कुछ यूँ रहे। इब्तिदाई 2 सालों में जीडीपी की शरह में कमी देखी गई। 2018 से 19 तक की 1.9% रही, जबकि 2020 में शरह -0.0 हो गई, जिसकी वजह कोरोना वायरस, माशी सरगर्मियों का तातुल और सुस्त रवि बताई जाती है। माली साल 2021 में 4% माशी तरक्की का दावा किया गया, जो न सिर्फ हुकूमती इदारों के मुकर्रर अहदाफ से ज़्यादा है, बल्कि आलमी मालियाती इदारों के तखमीनों को भी मात दे गया। माशी माहिरीन भी 4% की तरक्की को हैरान कुन करार देते हैं। माशी तज्ज़ियाकारों के मुताबिक आदाद शुमार के गलत या सही होने का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि लोगों की जानिब से खर्च ज़्यादा किया गया। मजमूई खर्च की शरह 7% रही, जो 10 सालों में बुलंद तरीन सतह करार दी जा रही है। इसी सूरत हाल पर 24 जून को वज़ीर आज़म ने ट्वीट किया, जिसमें माशी तरक्की और करंट अकाउंट खसारे में कमी का ऐलान किया जा रहा था। जबकि नून लीगी दौर में जीडीपी 5% से ज़्यादा की शरह नमू पर बढ़ी, उस वक्त भी लोगों की जानिब से खर्च का नंबर 5% से ज़्यादा था, जबकि अब हुकूमत इसे 7% से ऊपर दिखा रही है। ये नंबर एक ऐसे वक्त में ऊपर दिखाया गया जब लोग कोरोना वायरस की वजह से माली मुश्किलात का शिकार हैं और उनकी क़ुव्वत खरीद बज़ाहिर कम हुई है। तो रिपोर्ट आपने देखी है कि 2018 से लेकर 2021 तक के मुआशी उतार चढ़ाव जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में आया है वो क्या था, लेकिन ये अचानक इस वक्त ग्रोथ रेट की भी बात की जा रही है, बेहतरी हो रही है, मुआशी अशारिये बेहतर हो गए हैं। हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मुआशियात शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। बहुत शुक्रिया सिद्दीकी साहब आपके वक्त का। सर आपसे ये जानना चाहेंगे, पहले तो सूरत हाल ये जा रही थी कि जी माइनस हो रहा है, डाउन हो रही है मईशत, फिर कोविड की सूरत हाल आई पिछले माली साल के आखिरी 3 माह में, उस वक्त भी सूरत हाल बड़ी दगरगू हुई। फिर ये जो माली साल है ये तो कोविड में ही गुजरा है, लेकिन इसके बावजूद एक्सपोर्ट्स की बेहतरी की बात की गई है। कुछ सेक्टर्स, तकरीबन 6 से 7 सेक्टर्स हैं, उनमें बेहतरी की बात हुई है। उससे कह रहे हैं कि अब जो मुआशी आशारियाँ हैं वो बेहतर हो रहे हैं और अगले माली साल में ये तमाम तर मुस्बत चीज़ें होंगी। हुकूमती जो दावे हैं, हुकूमती जो आदाद शुमार हैं, क्या वाकई ऐसा है सिद्दीकी साहब? देखिए, मैं आपसे अर्ज कर दूं कि इस साल ये जो कह रहे हैं कि 3.94% हमारी शरह नमू होगी, मेरा ख्याल ये कि शायद ये इससे भी ज़्यादा हो सकती है, नंबर एक।
लेकिन जो इन्होंने अगले 2 वर्षों के प्रोजेक्शंस दिए हैं, अगर उसको मिला लें तो तहरीक इंसाफ का होगा। इसमें जो शरह नमू हुकूमत के अपने आदाद शुमार के मुताबिक औसतन 3.3% रहेगी, और जबकि इनको विरसे में मिली थी 5.5%, नंबर 1। लेकिन ये कहना है कि तमाम अशारिये मुस्बित हैं, वो बात इसलिए सही नहीं है कि हम जो बात कर रहे हैं वो स्टेट बैंक की जो आदाद शुमार हैं और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के जो आदाद शुमार हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि शरह नमू के अलावा बेहतरी कहाँ आई है। सबसे बड़ी बेहतरी आई है तरसीलात में, रेमिटेंसेज में। 3 साल में $73 बिलियन की तरसीलात आ गई, जिसके इजाफे में कोविड-19 का बहुत बड़ा दखल है, क्योंकि इस साल कुछ $6 अरब की तरसीलात बढ़ी हैं एक साल में। तो ये जो $6 अरब की बढ़ी हैं, ये $29 अरब हो गई। इसकी बुनियादी वजह ये है कि देखिए, एक 4 आदमियों का ख़ानदान जब पाकिस्तान आता था पहले ट्रैवलिंग करके सऊदी अरब से, यूएई से, तो वो $40,000 कैश लेकर आता था, $10,000 पर पर्सन जो कानून है। अब वो ट्रैवलिंग चूँकि बंद हो गई तो वो सारा पैसा जो है ना वो बैंकों के थ्रू आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये रेमिटेंसेज आगे बरकरार नहीं रहेंगी, नंबर 1। नंबर 2 बात यह कि यूएई और जो सऊदी अरब के मुतालिक हमें ये खबरें मिल रही कि पाकिस्तानियों को ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद उनको आने वाले बरसों में पाकिस्तान वापस आना पड़े, तो वो जो उनकी सेविंग्स थी वो भी उन्होंने ट्रांसफ़र करने शुरू कर दिए हैं, या प्रॉपर्टी में लगाएं, अपने लिए कुछ ना कुछ कर लें। लेकिन तरसीलात में बहरहाल बेहतरी आई है। तीसरा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये $90.2 बिलियन से कम होके $3 अरब आ गया था पिछले माली साल में, अब ये मुस्बित हो गया। तो पहली बात तो ये थी, ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट प्लस हुआ है, ये इसमें हुकूमत का कोई कमाल नहीं है। जैसे मैंने आपसे कहा कि रेमिटेंसेज जो होती हैं वो ट्रेड डेफिसिट को कम करके ये बताया जाता है। लेकिन जो तशवीश की बात है वो ये है कि इस साल जो है सरप्लस है यकीनन, लेकिन मेरा अपना अंदाज़ा ये है, मैं इसको जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि अगले चंद महीने में ये माइनस हो जाएगा। सरप्लस कम होना शुरू हुआ है और जुलाई के बाद से ये माइनस होगा, और अगले साल करंट अकाउंट डेफिसिट जो पाकिस्तान का होगा वो $4 अरब से ज्यादा होगा। सही। इस साल भी अगर आप देखें, जुलाई से अब तक जो हमारे ट्रेड डेफिसिट है उसमें $6 अरब का इजाफा हो गया है ऑलरेडी, और अगले माली साल में तेल की कीमतें जो बढ़नी है, आपको पता है शरह सूद बढ़नी है, और उसके अलावा रुपए की कदर गिरनी है। तो ये सारे अवामिल हैं। तो ये जो, लेकिन मैं बड़ी अहम बात आपको बता रहा हूँ कि स्टेट बैंक के गवर्नर ने एक बयान जारी कर दिया। लेकिन शाहिद साहब, आप जो रेमिटेंसेस बढ़ने की बात कर रहे हैं, तो उसमें एक फैक्टर रोशन डिजिटल प्रोग्राम भी तो हुकूमत का हो सकता है। तो कहीं ना कहीं हुकूमत की पॉलिसीज भी तो मैटर कर रही हैं इन चीज़ों में। देखिए, डेफिनेटली मैटर कर रही हैं। $1 अरब से ज़्यादा रोशन डिजिटल अकाउंट में आए हैं। लेकिन मेहरबानी करके ये याद रखें कि जो समंदरदार पाकिस्तानी बाहर रहते हैं उनको वहाँ पर 0.5% सूद मिलता है। अगर आप यहाँ 6-7% ऑफर कर देंगे और वो पैसा आके फिर स्टॉक एक्सचेंज में लगेगा, और आपने देखा कि स्टॉक एक्सचेंज कहाँ आसमान पे जा रहा है, तो इसलिए कि ये वेरी कॉस्टली बिजनेस है। देखिए, समंदर पर पाकिस्तानी यहाँ रेमिटेंसेस तो भेजते हैं, लेकिन पाकिस्तान में कभी वो सरमायाकारी नहीं करते मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर। तो ये डिजिटल अकाउंट में जो पैसा आ रहा है ये बहुत कॉस्टली है। लेकिन जो अहम बात मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि जो स्टेट बैंक के गवर्नर ने एक बयान जारी कर दिया। उन्होंने ये कहा कि इस साल जो ग्रोथ हुई है उसमें हमारी पॉलिसियों का दखल है, मतलब ये हुकूमत की कोई पॉलिसी इसमें नहीं है। उन्होंने ये कहा कि हमने 2000 अरब रुपया का पैकेज दिया, 2000 अरब रुपया। तो उसकी वजह से आपने देखा कि जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग था वो एकदम जो है वो 22% ग्रो कर गया 20 में। लेकिन ये जो है अगले साल तो आप नहीं दे पाएंगे, फिजिकल स्पेस नहीं है। ये तो पेंडेमिक की वजह से बाहर से पैसा आया, अमेरिका IMF ने आपको $1.4 अरब दिए, तो ये तो वन टाइम था। दूसरा, उन्होंने क्लेम किया है कि हमने जो शरह सूद को कम किया है उसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत पर अच्छा असर पड़ा। इसमें मैं आपको बता दूं कि हमने स्टेट बैंक ने 13.25 से कम करके वो उसको 7% पे ले आए मार्च से जून तक 2020 में। दुनिया में कहीं इतनी कमी नहीं हुई। लेकिन उसके साथ जो जुल्म किया उन्होंने वो ये किया कि कानून को तोड़कर, और मैं कानून भी बता दूं, बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 26A, 4 और 40A, उसकी खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी करते हुए 2 करोड़ लोग उसमें थे जिनके बैंकों में बचत खाते थे, उनसे 500 अरब रुपए वापस खींच लिए हैं। वो इस तरह से मैं आपको बता दूं कि फरवरी 2000, ये 2 करोड़ आदमियों का मसला है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, और कानून का मसला है। फरवरी 2020 में अगर एक आदमी 1 लाख रुपए बैंक में रखता था तो उसको 11,000 रुपया सूद मिलता था सालाना। स्टेट बैंक ने जो कम किया
तो जुलाई 2020 में वो 5.5% कर दिया और उसको मिला 550, यानी 1 लाख पर आपने 5,500 उसको कानून तोड़ के कम कर लिया। अब 7,000 अरब रुपए के वो डिपॉजिट हैं और 2 करोड़ लोगों के हैं। तो अगर आप कानून तोड़कर ये करते हैं कि उनसे 500 अरब रुपया खींच लेते हैं और उसका फ़ायदा आप दे देते हैं जो कर्जे लेने वाले 70,000 बोरोवर्स हैं जिन्होंने कुल कर्जों का 80,000 दिया, तो ये तो गैर कानूनी है। हुकूमत ने यह किया कि तामीराती शोबे में कहा जी आप काला धन जितना भी है लगा ले, हम आपसे सवाल नहीं पूछेंगे चोरी का डाके का। ये आखिर कब तक चलेगा? तो मैं जिस चीज़ की तरफ इशारा कर रहा हूँ कि स्टेट बैंक ये कहता है कि इसमें हमारी पॉलिसियाँ इस हुकूमत की नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि आपने कोई इस्लाहात नहीं की, पैंडेमिक की वजह से जो सूरत हाल बदली है, अगले साल वो सूरत हाल बरकरार नहीं रहेगी। आप ये देखिए कि जो रेमिटेंसेज 9 अरब डॉलर बढ़ी है 3 सालों में, उसमें से 6 अरब डॉलर तो सिर्फ इस साल बढ़ गई हैं 1 साल में। और अब तेल की कीमतें कम थी, वो आपने देखा कि बढ़नी शुरू हो गई। रिजर्व जो हमारे इस हुकूमत के दौर में 6 अरब डॉलर बढ़े, उसमें से 4 अरब डॉलर तो इस साल बढ़े हैं, उसमें आपने बोरोइंग्स करके लिए हैं। परेशानी है कि बरामदात नहीं बढ़ रही, बरामदात नहीं बढ़ रही। यह बड़ा अहम बात मैं आपको बता रहा हूँ कि जब इमरान खान साहब शाहिद हसन सिद्दीकी साहब आप कह रहे हैं बरामदात नहीं बढ़ रही हैं, तो ये हुकूमत करी कि दरामदात बल्कि नहीं बढ़ी हैं। बरामदात तो हमने बढ़ाई। मैं इस पर चाहूँगा आपसे, क्योंकि 5 से 6 सेक्टर्स में तो उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बेहतर हुई हैं, तो एक्सपोर्टर्स जो हैं वो कम हुए हैं, एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हुई हैं, ये भी कुछ रिपोर्ट्स थी। मैं इस पर बात करता हूँ। जमील फारूकी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर एंकर पर्सन है। बहुत शुक्रिया जमील फारूकी साहब आपके वक्त का। फारूकी साहब 3 साल तो इस हुकूमत के गुजर गए तकरीबन, अब जो नया बजट आ रहा है, हर बजट के हवाले से कहा जा रहा है कि जनाब ये बजट पढ़े लिखे चंद लोगों को तो समझ आता है, वो समझा सकते हैं, जैसे शाहिद हसन सिद्दीकी साहब बता भी रहे हैं, लेकिन एक आम आदमी पर उस तरह फ़र्क नहीं पड़ता। आप जब जाते हैं बाहर तो हर आदमी का एक ही गिला, एक ही शिकवा है कि महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत है। हुकूमत कह रही है हम माशी बेहतरी में आ गए। इमरान खान साहब के आपको जुमले पिछले 2 हफ्ते पहले के याद होंगे कि अब पाकिस्तान मुश्किल वक्त से गुजर आया है, अब आसानी और हमने अपनी मईशत को बेहतर कर लिया है। वो मईशत जो बेहतरी है जमील साहब, वो एक आम आदमी की नज़र से वो कहाँ है बेहतरी? जो आदादो शुमार का गोरख धंधा है और इस धंधे को हम अब साला साल विटनेस करते चले आते हैं। मुझे तो समझ नहीं आती कि कौन सा अलादीन का चिराग था जो आज से 4 महीने पहले तक हमें मुआशी आशारिये बहुत बदतर दिखा रहा था जब हफीज़ शेख साहब मौजूद थे, और फिर यकायक ऐसा हुआ कि जब शौकत तरीन साहब आते हैं तो तमाम मुआशी आशारिये विद इन ए मंथ बेहतर हो जाते हैं। और अगर आप तमाम जो स्टैटिस्टिक्स हैं उनका एनालिटिकल डेटा देखें तो आपको सारे हकायक समझ में आ जाते हैं। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब बड़ी तफसीली इस पर बात कर गए हैं, लेकिन मैं चीदा कुछ पॉइंट्स, जैसे आप पर कैपिटा इनकम देखते हैं 2017-18 और 2020-21 का आप कंपैरेटिव एनालिसिस कर लें, आपको फीकस आमदनी का साफ पता चल जाएगा। इसीलिए एक आम आदमी को, एक आम शख्स को महंगाई ज़्यादा महसूस होती है, क्योंकि 2017-18 में पर कैपिटा या फीकस आमदनी जो थी ये $1652 थी, और 2021 और 20 के अंदर, 2020-21 के अंदर ये 1543, यानी $100 और कम हुई है, $100 से भी नीचे गई है। शरह नमू की हम बात कर लेते हैं। अब शाहिद साहब भी बता रहे थे ये 2017-18 में 5.53% थी, 2020-21 में ये 3.94% है। सिर्फ वाहिद एक सेक्टर है। अच्छा, उस सेक्टर की तरफ आने से पहले आप सर्विसेज सेक्टर में जाकर देख लें। सर्विसेज सेक्टर में भी 6.35% 2017-18 में थी और 2020-21 में 4.43% पर चली गई। ज़राअत हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा सेक्टर है जिसमें हम ग्रोथ दिखा सकते थे, बैडली टॉर्चर किया गया इस गवर्नमेंट की पॉलिसीज के जरिए। आप देखिए कि 2017-18 में 4% थी और डेंट लगा तो 2.77% पे आ गई। एक ही सेक्टर है जिसमें आपकी ग्रोथ नजर आई, एंड दैट वाज रेमिटेंसेस, तरसीलात ज़र। बाहर से लोग पैसे लेकर पाकिस्तान में भेजते रहे, लेकिन उसमें आपका क्या कमाल है? आप बांग्लादेश की रेमिटेंसेस देखें वो भी बढ़ी हैं, फिलिपाइन की रेमिटेंसेस देखें वो भी बढ़ी हैं, और पाकिस्तान की भी इस कोविड-19 पेंडेमिक में रेमिटेंसेस बढ़ी हैं। उसके बहुत सारे इंडिकेटर्स और फैक्टर्स हो सकते हैं। अब इनसे पूछा जाए कि आपका जो ग्रोथ रेट है आपने 3.94% या 4% दिखाया है, आप टारगेट देख रहे हैं 4.8% का, तो ग्रोथ रेट कैसे बढ़ा है? तो जवाब आगे से क्या आता है? आप इनकी लॉजिक चेक कीजिए। लॉजिक कहते हैं जी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ी है तो हमारी पावर चली है, इंडस्ट्रियल सेक्टर का पहिया ज्यादा चला है तो हमारा ग्रोथ रेट बढ़ गया। आप अंदाजा लगा लें। एक और लॉजिक देते हैं। अब देखें, अब पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने जो आदाद शुमार दिए हैं कंजप्शन के, फूड कंजप्शन के, ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं।
पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने फूड कंजप्शन के जो आदाद शुमार दिए हैं, दैट हैज बीन रेज्ड टू 15%। मतलब हद हो गई है। आप बाहर जाइए, लोगों से पता कीजिए उनकी बाइंग कैपेसिटी क्या है। यानी आपने चंद फीसद से बढ़ाकर उसको 15% दिखा दिया, और माहिरीन ये कहते हैं कि 15% हो ही नहीं सकता, इट कुड बी, और बहुत ज्यादा आप मैक्सिमाइज करके दिखा दें तो 7% होगा। और जब आप 7% की बात करते हैं तो आपका जीडीपी 2 से ऊपर जा ही नहीं सकता। तो वो आदाद शुमार का गोरख धंधा जो हफीज शेख साहब को समझ नहीं आ रहा था, वो तरीन साहब को समझ आ गया, क्योंकि वो बैंकर हैं, उनको समझ आया और उन्होंने करेक्शंस की जो कि इनकरेक्ट हैं। हम मतलब बहुत सारे इकोनॉमिस्ट के साथ बैठते हैं, शाहिद साहब भी बैठे हैं, वो हमें करेक्ट कर दें अगर हम गलत कह रहे हैं। जो फैक्चुअली इनकरेक्ट हैं, सिर्फ रेमिटेंसेस से आप क्या कर लेंगे। और करंट अकाउंट डेफिसिट जो आपका प्लस में हुआ है, कुछ अरसे बाद आपको माइनस दिखा रहा होगा, और ये हकायक हैं, इसको आप किसी तौर पर भी नेगेट नहीं कर सकते। हाँ, पावर सेक्टर की जो बात आपका पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स कहता है, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने जो कह दिया, लेकिन आप पावर सेक्टर से जाकर पूछें, वो कहते हैं कि रिड्यूस हुआ है, एनर्जी कंजम्पशन रिड्यूस हुई है। तो फिर आप कैसे बता सकते हैं कि आपकी शरह नमू बढ़ रही है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आपने इंपोर्ट तक अपनी कम कर दी है। जमील, आवाम को तो इसी गोरख धंधे में फंसाया जाता है ना, आम आदमी इन चीज़ों को नहीं समझ पाता। ये बहुत टेक्निकल मामलात होते हैं, टेक्निकल चीज़ें होती हैं। बजट भी कुछ इतना ऐसा ही होता है कि उस बजट से आवाम को कुछ समझ नहीं आता है कि हमारे लिए इसमें क्या है। पॉइंट टेकन। डॉक्टर जफ़र माहिर ज़राअत हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन शाहिद साहब, जब हम तरक्याती पैकेज की बात करते हैं कि ज़ाहिर बजट में जब तरक्याती पैकेजेस दिए जाते हैं, बजट दिया जाता है सूबों को, लेकिन सूबे हमेशा उस पर नारा नज़र आते हैं। सूबे कहते हैं कि हमें वो बजट दिया ही नहीं जाता जिसकी ज़रूरत होती है। जितना भी बजट मिलता है वो ज़ाहिर काबिल कबूल नहीं होता, ना तरक्याती काम उस तरह से मुल्क में नज़र आते हैं, ना कहीं होते हैं। वफाक ये कह रहा होता है कि हमने तो दिया पैसा लेकिन लगाया नहीं गया। ये वो मामलात हैं जो कि एक आम आदमी की समझ में इसलिए नहीं आते कि वो इन चीज़ों को नहीं समझ पाता। टेक्निकल मामलात होते हैं, फिगर्स दिए जाते हैं कि इतने फिगर हैं इस सूबे के लिए, इतने हैं इस सूबे के लिए। सर बताइएगा कि हुकूमत की पॉलिसियाँ जो हैं वो चले आवाम के लिए, सूबों के लिए वाक़तन ऐसी हैं कि हम अगले और 2 साल देख पाएंगे कि हुकूमत सही सिमत में जा रही है, ये सिर्फ फंसाया नहीं जा रहा लोगों को नंबर गेम्स में? देखिए, फारूकी साहब ने जो बातें की वो सही हैं। मैं तो आपको आदाद शुमार दे दूं जो स्टेट बैंक और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के हैं, उसके मुताबिक बेशतर माशी अशारिया ख़राब है। सियासी तकरीरों को आप छोड़ दें, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का इकनॉमिक सर्वे है, जो दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं और स्टेट बैंक। अब मिसाल मैं आपको दे देता हूँ, आपका बिल्कुल बड़ी अहम बात बता रहा हूँ। 2018 जो था आखिरी साल था पिछली हुकूमत का, एक साल में जो है 5 अरब डॉलर की बैरूनी सरमायाकारी पाकिस्तान आई थी एक साल में। इस हुकूमत के 2 साल और 9 महीने में टोटल मिला के सरमायाकारी आई है 3 अरब डॉलर, यानी 11 अरब डॉलर का झटका बैरूनी सरमायाकारी के बद में इस हुकूमत के दौर में लगा। ये स्टेट बैंक के आदाद शुमार हैं। दूसरा जो आप बात कर रहे हैं अफरात ज़र की, मैं आपको बताऊँ, इस साल जनवरी में, इसी साल जनवरी में अफरात ज़र जो था वो 5.7% था। फरवरी में बढ़ा 8.7, फिर 9.1, फिर 11, अब 10.9 है इस वक्त, यानी दुगने से ज़्यादा हो गया। तो करोड़ों लोगों को तो आपने क़ुव्वत ख़रीद कम कर दी। कौमी बचत स्कीमों में जो उनका मुनाफा मिलता था उसमें आपने ज़बरदस्त कमी कर दी। बेवाएँ, यतीम, मिस्कीन, 500 अरब रुपये 2 करोड़ लोगों के खातेदारों से आपने खींच लिया। टैक्सों की वसूली में इतनी बड़ी नाकामी हुई है जिसका ये ढिंढोरा पीट रहे हैं। मैं हैरान हूँ, 3 वर्षों में इन्होंने जो आदाफ रखे थे उससे 2400 अरब रुपये आदाफ के मुकाबले में इस हुकूमत ने कम वसूल किया। इस हुकूमत के दौर में टैक्स और GDP का तनासुब गिर गया। एक अहम बात मैं आपको बता रहा हूँ कि 2003 से अगर आप देखें, हर 5 साल के बाद पाकिस्तान में FBR के रेवेन्यूज दुगने होते हैं। 2003 से दुगने हुए 2008 में, 2008 के दुगने हुए 2013 में, 2013 के दुगने हुए 2018 में। अब ये है कि बड़ी तबाही है, ये बहुत नीचे चले गए हैं। अब ये दुगने वुगने नहीं होंगे 5 साल में, बल्कि कुछ 700-800 अरब रुपए का शॉर्टफॉल आएगा। तो ये जो बजट खसारा बढ़ा है, जो आपका सवाल है वो ये है कि तरक्याती अखराजात में जो रकम रखी जाती हैं 3 वर्षों में इन्होंने उसमें कटौती की है। उतने खर्च नहीं किए, न वफाक ने खर्च किए न सूबे ने खर्च किए। तो बजट खसारा जो आपका फिर भी बढ़ा है अहदाफ से, तो बजट खसारा बढ़ा तरक्याती अखराजात में कटौती करके। शरह नमू जो आपने हासिल की वो कानून तोड़कर हासिल की, वो गैर पायदार है। अगले साल ये हासिल करना बहुत मुश्किल होगा। तो बुनियादी चीज़ ये है कि जब आपके अगले साल तेल की कीमतें भी बढ़नी है,
अभी जमील फारूकी साहब जो कह रहे थे करंट अकाउंट डेफिसिट आपको जनवरी जुलाई फरवरी में माइनस में बिल्कुल जाएगा। इस साल तक $6 अरब का तिजारती खसारा बढ़ गया। सही। अगले साल ये मजीद बढ़ेगा क्योंकि तेल की कीमतें हैं। तो जब आप कोई इस्लाहात नहीं कर रहे, अब आप जो तरीन साहब की बात कर रहे थे तो मैं आपको याद दिला दूं कि उन्होंने हलफ उठाने से चंद दिन पहले ये कहा था, उनके अल्फाज में दोहरा रहा हूँ टीवी चैनल के ऊपर जो रिकॉर्डेड है, कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है, उसकी सिमत गलत है और उसको ठीक करने में 4 से 5 साल लगेंगे। ये उनके अल्फाज हैं, रिकॉर्डेड है। लेकिन हलफ उठाने के बाद उन्होंने कहा कि जी मईशत बहाल हो गई थी, पेंडेमिक आ गया और उसकी वजह से जो है ये खराबी पैदा हो गई, लेकिन अब फिर हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। तो जब आपकी साख ही नहीं रहेगी, तो मेरा कहना ये था कि जो अभी बात हो रही थी तरसीलात के अलावा जो आपकी बेहतरी आई है वो कहाँ आई है, मुझे बता तो दें। सारे नेगेटिव अशारिये आपके हैं। डॉक्टर साहब मैं शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ ही रह के मैं चाहूँगा कि एक सवाल आपसे कि आपने जाना भी है, आपने बड़ा कीमती वक्त है, वो है IMF से मुज़ाकरात इस वक्त चल रहे हैं और IMF की अपनी शराइतें, हुकूमत ये कह रही कि हम वैसा मुमकिन नहीं है कि चीज़ों में बढ़ा लें। लेकिन उससे पहले डॉक्टर ज़फ़र हयात साहब ने हमें ज्वाइन किया है, माहिर ज़राअत हैं। हुकूमत इस बार दावा ये कर रही है कि रिकॉर्ड क्रॉप जो हुई है, ख़ासतौर पर 3 जो बड़ी फसलें कहलाती हैं पाकिस्तान में, वो एक गंदम है, चावल है और मक्की है, कि इस बार वो बेहतरी अगले आने वाले वक्त में वो बताई जा रही। तो डॉक्टर साहब ज़फ़र हयात साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या वाकई जो पिछला हमारा माली साल गुजरा है, उस माली साल के अंदर हमने इस क्रॉप्स के हवाले से कहा गया कि गंदम की पैदावार का तखमीना गलत लगाया गया, गन्ने के मामलात ज़्यादा टैकल नहीं हो पाए, जिसकी वजह से इन दोनों चीज़ों की कीमतें बढ़ी हैं। अब जो ये रिकॉर्ड क्रॉप हुई है, इसके असरात नंबर 1 इकॉनमी पे और नंबर 2 किसान के हवाले से क्या वो वाकई बेहतर होंगे? जी, ये बात तो चले जी मानने की है कि हमारी राइस की क्रॉप और कॉर्न की क्रॉप बेहतर हुई और उनकी प्रोडक्टिविटी मैं नहीं कहूँगा, प्रोडक्शन ज़्यादा हुई, क्योंकि प्रोडक्टिविटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है बनिस्बत प्रोडक्शन। और उसका वजूहात समझनी चाहिए, वो क्यों बढ़ी। क्या वो पॉलिसीज की वजह से बढ़ी या खुद ऐसे कुछ अनासिर हुए जिसकी वजह से वो बढ़ी। अगर तो गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी की वजह से बढ़ती है तो ये अप्रिशिएट करने वाली बात होती है और ये समझने वाली बात होती है कि आने वाले वक्त में इसका बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा हमारी इकोनॉमी पे, डायरेक्टली फार्मर्स को भी और वैल्यू एडेड इंडस्ट्री को। लेकिन यहाँ इशू ये हुआ है कि जो एरिया है राइस का, एरिया है कॉर्न का, ये बढ़ा, तो ये नेचुरल सी बात थी, जब ये एरियाज बढ़ेंगे तो इसकी प्रोडक्शन बढ़ेगी। अब हुआ क्या, हमने कॉर्न की प्रोडक्शन बढ़ा ली, राइस की प्रोडक्शन बढ़ा ली, 7 मिलियन टन उस पे चले गए, 7 मिलियन मैट्रिक टन उस पे चले गए। सबसे ज्यादा धचका कहाँ लगा, यानी इकोनॉमी को मैं ये समझता हूँ कि इसका इतना फायदा नहीं होगा, क्योंकि जिस क्रॉप को हम डैमेज कर रहे थे, जो कॉटन क्रॉप जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसकी बेसिस पे आप $12 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज कमा रहे थे, जिसकी बेसिस के ऊपर आप क्लेम कर रहे थे हम 20, 22, $24 बिलियन सालाना के ऊपर चले जाएं, वो फसल जो 2005 में 13.7 मिलियन मैट्रिक 13.7 मिलियन बेज 155 kg वाली थी, वो आज कम होके उसकी प्रोडक्शन 6.5 मिलियन बेल्स रह गई। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि जब 1 मिलियन बेल आपकी कम होती है तो आप $1 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज का लूज करते हैं। सही। तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के ठीक है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस लिहाज से, ये खुदा की कोई कुदरत, कुछ आप यूँ समझिए वेदर कंडीशंस और कुछ अपना एरिया बढ़ने की वजह से इन फसलों की प्रोडक्शन बढ़ी। लेकिन अगर आप इसको कहें कि पॉलिसी की वजह से बढ़ी तो बहरहाल, और इसकी प्रोडक्टिविटी पर एकड़ बढ़ गई, तो इसके ऊपर बहुत सारे अभी तक क्वेश्चन मार्क्स हैं। और जहां तक हम गंदम की बात करते हैं कि गंदम की हमारी प्रोडक्शन बढ़ी, देखिए भाई, आप आज से 10 साल पहले भी 23-24 मिलियन मैट्रिक टन पे खड़े, 10 साल बाद अगर आप 26 मिलियन मैट्रिक टन पे खड़े हैं तो आपने क्या तीर मार दिया। आपकी 2.6% तो ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन का, तो आप तो उतनी भी नहीं प्रोड्यूस कर सक रहे जितनी कि आपकी पॉपुलेशन को रिक्वायर्ड है इस वक्त गंदम। आपने 3 कुछ मिलियन मैट्रिक टन पिछले साल इंपोर्ट की, इस साल 1 मिलियन मैट्रिक टन की बातें हो रही। तो वो कंट्री जो अपनी कुछ पॉलिसीज की वजह से हम सेल्फ सफिशिएंट थे, एक्सपोर्ट करना शुरू हो गए थे हम, और फिर शुमारियात की जहां तक आप बातें सारी सुन रहे थे, हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमारा जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो बड़ा इनकरेक्ट है, यानी रिलायबल ही नहीं है।
चाहे वो स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट ले लें, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान ले लें, आप साल के शुरू में कुछ फिगर दे रहे होते हैं, एंड में आके कुछ फिगर हो जाती है। सही। तो बहरहाल ये सारी की सारी खिचड़ी सी एक बनी। बिल्कुल सही, पॉइंट टेकन। शाहिद साहब से आखिरी सवाल कर लें। शाहिद साहब, ज़ाहिर है जो हम बात करते हैं, हुकूमत जो बता रही होती है इशारे, ज़ाहिर है वो प्रैक्टिकली जब वो इम्प्लीमेंट होते हैं वो नहीं होते हैं। आज IMF कह रहे हैं कि आप बिजली की कीमतें बढ़ाएं, टैक्सेस में इजाफा करें, लेकिन बार बार हमारे वज़ीर ख़जाना कह रहे हैं कि टैक्स पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा, मज़ीद टैक्सेस में इजाफा नहीं किया जाएगा, बिजली की कीमतें भी नहीं बढ़ाई जाएंगी। अब ये कहा जा रहा है, इसीलिए डेडलॉक भी है, मुज़ाकरात अभी तक नहीं हो सके हैं, लेकिन वाकई क्या एंड में जाके ऐसा ही होगा जैसा कि हुकूमत कह रही है, या फिर वैसा होगा जैसे कि IMF चाह रहा है? देखिए, सूरत हाल मैं आपको बता दूं कि IMF ने तो ये कहता है कि आप अपना बजट खसारा कम करें। तो जब आप बजट खसारा कम करने की बात करते हैं तो उसका तो और टैक्सों की वसूली बढ़ाएं, आवाम पर बेशक बोझ ना डालें। तो उसका जो था, इमरान खान साहब ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन से कुछ वक्त पहले ये कहा था कि इक़्तिदार में आने के 100 दिन के अंदर, विद इन 100 डेज, हम अदल पर और इंसाफ पर मबनी टैक्सों की पॉलिसी नाफिज करेंगे। और फिर ये कहा था कि मैं 8,000 अरब रुपया इकट्ठा करके दिखाऊंगा। उसका मतलब ये कि जब अदल पर मबनी टैक्स पॉलिसी आप नाफिज करते हैं, इसका मतलब होता है कि वफाक और सूबे एक मुकर्रर आमदनी से ज़्यादा जो भी आमदनी है उस पर टैक्स आयद करेंगे और वसूल करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, जनरल सेल्स टैक्स जो 117% है, जिसकी वजह से महंगाई हो रही है, उसको आप 7.5 पर लाएंगे। और पेट्रोलियम लेवी जो भत्ता है उसको आप करेंगे। अब ये जो वायदा उनका था उसमें वो खुद भी अब तैयार नहीं है, काबीना तैयार नहीं है, पार्लियामेंट तैयार नहीं है, सूबाई असम्बली तैयार नहीं है, तो उनका कोई इरादा नहीं है कि उसको नाफिज करेंगे। दूसरी बात उन्होंने ये कही थी कि तवानाई के शोबे में हम सर्कुलर डेट को ख़त्म करेंगे, उन वजूहात को ख़त्म करेंगे जिनकी वजह से सर्कुलर डेट पैदा होता है। अब वो 1200 पे था, वो 2400 पर आ गया। तो उन्होंने अपने मंशूर पर 100% अमल नहीं किया। फिर आप IMF के पास जाके कहते हैं कि हम बिजली के नर्ख नहीं बढ़ाएं। तो उसमें IMF का नुक्ता ये है कि मई 2019 में और फरवरी में इस जो मामला तय किए थे 2020 में, उसमें स्टेट बैंक के मौजूदा गवर्नर साहब थे और उन्होंने भी उनको माना था। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने एक अच्छा काम ये किया कि IMF के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं खातून, उनको टेलीफोन करके ये कहा कि बेशक हमने ये शराइत मानी थी, मगर ये जो थर्ड वेव आ गई है, इस इंसानी मसला पैदा हो गया है, तो आप थोड़ी सी हमें मोहलत दे दें। यानी इस्लाहात नहीं करेंगे, मोहलत मांगेंगे, वहाँ थोड़ी सी मोहलत मिल जाएगी। और लेकिन IMF से आजकल भी इनके मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन इनकी कोशिश ये होगी कि बजट को ऊपर ऐसा दिखाएं जिसमें कुछ रिलीफ है, लेकिन बाकी हिडन ऐसी चीज़ें होंगी जिसमें उस दूसरे हाथ से उससे बहुत ज़्यादा दुगना निकाल लिया जाएगा आम आदमी से। और IMF ने ये कह दिया है कि आप बजट जो भी लाएं, हम तो जुलाई में आएंगे आपके पास और जुलाई में रिव्यू करेंगे कि आपने किया क्या है, आपकी परफॉर्मेंस क्या है। फिर पेट्रोल जो है वो बजट के बाहर होते हैं, हर 15 दिन के बाद उसके नर्ख आते रहेंगे। और मैंने कहा कि फाइनेंस बिल में खामोशी से बहुत सी ऐसी चीज़ें ये डाल रहे हैं जो आवाम की जिसको जो रिलीफ मिलेगा उससे कहीं ज़्यादा वापस ले लेंगे, नंबर 1। दूसरा ये कि इस साल जो गेन हुआ है वो पैंडेमिक की वजह से जो वन टाइम गेन था, अगले साल ये 4.8% का जो हदफ रख रहे हैं, तो सवाल ये पैदा होता है कि एक तो ये हासिल नहीं होगा, मगर मैं फिर कहूँगा, आपको बड़ी अहम बात हुई थी पर कैपिटा, ये बड़ा अहम नुक्ता मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, आपने अगर ये जो 5 साल का इनका औसत बनता है, इनके अपने आदाद व शुमार के मुताबिक वो 3.3 बनता है। लेकिन मैंने एक से ज़्यादा मरतबा ये कहा, आपके चैनल पे भी कहा कि 2075 तक 2075 तक पाकिस्तान की फीकस आमदनी OECD ममालिक तक नहीं पहुंच सकेगी। ये रिकॉर्डेड चीज़ है, कोई आदमी इसको चैलेंज नहीं कर सकता। तो अगर 2075 तक ये सूरत हाल है आपकी पॉलिसियों के नतीजे में, तो क्या ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो है ना रूटीन का बजट बना के और दीपापुती करके और आदाद व शुमार को टेम्पर करके वही खेल करें जो बड़े अरसे से चला आ रहा है, जिसके नतीजे में 1980 से 2018 तक मेरे मुल्क की ग्रोथ रेट 4.75, जो बांग्लादेश और श्रीलंका से तो कम है ही, भारत से भी कम है। तो फिर हम तो सुकड़ते जा रहे हैं, हम कंप्लीट नहीं कर पा रहे। और बरामदात का जो इन्होंने दावा किया है, मैं आपको बता रहा हूँ वो गलत है। जो स्टेट बैंक की फिगर्स आप देख लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की देख लीजिए, इनके 3 साल दौर में बरामदात बढ़ी है 1.6 अरब डॉलर, जबकि रुपए की कदर जब ये हल्फ उठाया था इमरान खान साहब ने, वो 124 रुपये 20 पैसे का था। आप आज 154 रुपये का है। तो इससे भी तो, और आपने बड़े बड़े पैकेजेस दिए हैं।
तो रेमिटेंसेस बढ़ी है 9 अरब डॉलर, बरामदात 3 साल में बढ़ी है 1.6 अरब डॉलर। सर ये जो आपने एक बात शायद हसन सिद्दीकी साहब बात की है कि वो लीपा तोपी करके उसके बाद बजट लेके आना, फिर 1980 से लेके 2000 आज 21 की बात की जाए तो तब तक वैसे के वैसे मामलात हैं। तो बड़ी एक होशुबा किस्म का खौफनाक फिगर आप दे रहे हैं कि 2075 तक हम कहाँ खड़े होंगे। बहुत शुक्रिया शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनको जाना था, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और हम बात करेंगे ज़फ़र हयात साहब, फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद है। लेकिन सुमैया, अपोजिशन के हवाले से ये बात हो रही है कि वो अपोजिशन मुसलसल उन तमाम फिगर्स को भी डिनाई कर रही है जो हुकूमत दे रही है, लेकिन इस बजट से भी खातिर खा अपोजिशन जो है वो उम्मीद नहीं लगाए हुए। इस वक्त हमारे नुमाइंदे सलाहुद्दीन अली शायद पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी के साथ मौजूद है। जी उनसे बात करते हैं। जी सलाहुद्दीन, क्या कहना है शाजिया मरी का? जी बिल्कुल, बजट की आमद है। लोगों को हुकूमत से जो है बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं, शायद इस बार जो है उन्हें कोई रिलीफ मिले। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा रुकन कौमी असम्बली शाजिया मरी साहिबा मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से जो बजट आ रहा है उस पर क्या कहना चाहती हैं। जो बजट आ रहा है आप इस हवाले से क्या कहना चाहती हैं? क्या वाकई लोगों को कोई रिलीफ मिलेगा या इस बार भी कुछ नहीं मिलेगा? ये बजट IMF के साथ बैठकर बनाया जा रहा है। जो बजट IMF बनाएगी उसमें पाकिस्तानी अवाम के एहसासात और ज़रूरियात नहीं नज़र आएंगे। और इस हुकूमत को ये इदराक ही नहीं है कि इस मुल्क में महंगाई है। और अगर ये इनको एहसास होता तो ये ना कहते कि सब अच्छा है, ये ना कहते कि मईशत तरक्की कर रही है। कौन से इंडिकेटर हैं जो ये देखते हैं जिससे कि इनको अंदाज़ा होता है मईशत तरक्की कर रही है? हमें इस बजट से कोई उम्मीद नहीं है। ये IMF का बजट है। हम इस IMF के अवाम दुश्मन बजट को मुस्तरद करते हैं। जी आपने सुना कि उनका कहना कि उन्होंने तो इस बजट को मुस्तरद भी कर दिया। बहुत शुक्रिया सलाहुद्दीन अली, हमें आगाह कर रहे थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ इस बजट के हवाले से क्या है। ज़फ़र हयात साहब से हम बात करते हैं। ज़फ़र साहब, दो चीज़ें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो हम ये ज़राअत के हवाले से जब भी बात होती है कि पाकिस्तान में जो टैक्स कलेक्शन का मामला है, पाकिस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा ज़राअत पर है, लेकिन अफसोस के साथ है कि ज़राअत पर जो टैक्स की कलेक्शन है वो ना होने के बराबर है। एक तो ये बताइएगा कि इसकी क्या बुनियादी वजूहात है। दूसरा मेरा जो सवाल है वो आप बात कर रहे थे कि हमारी जो ग्रोथ है, जो पर एकड़ हम हासिल करते हैं फसलों में, वो सर बिल्कुल हमसाया मुल्क में बैठ के वही मशरकी पंजाब और मगरबी पंजाब में ह्यूज डिफरेंस है। यहाँ गंदम जो है पर एकड़ हम कुछ हासिल कर रहे हैं, वहाँ कुछ हासिल कर रहे हैं। तो इसकी क्या बुनियादी वजह है कि हम वहाँ 55-60 पर अटके हुए हैं, वो कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हैं? जी पहले मैं आपके दूसरे सवाल का जवाब दे देता हूँ कि देखें, हमारी जो प्रोडक्टिविटी है, जिसको कह रहे हैं कि पर एकड़ उनकी इनकम प्रोडक्टिविटी या यील्ड हमसे ज़्यादा है, उसका एक जो वाज़ेह फ़र्क है कि वो किसी भी मुल्क के अंदर जो एक वाज़ेह फ़र्क होगा वो उसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर जो बजट गवर्नमेंट मुख्तस करती है या गवर्नमेंट उसको इम्पोर्टेंस देती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ क्या मसला है? सबसे बड़ा मसला इस वक्त है क्या? प्रोडक्टिविटी। कोई भी फसल जो शुरू होती है वो बीज सीड से शुरू। हमारे यहाँ इस वक्त सर्टिफाइड सीड की अवेलेबिलिटी एक बहुत बड़ा मसला। मैं अभी तो अच्छे सीड की बात ही नहीं कर रहा, मैं सर्टिफाइड सीड की बात कर रहा हूँ। सर्टिफाइड सीड का मतलब ये होता है जो कि गवर्नमेंट की सुपरविजन या कंपनीज की, हमारे मुल्क में तो गवर्नमेंट बहरहाल उसको सुपरवाइज रेगुलेटरी बॉडी के तौर पे काम कर रही होती है। बाहर के मुल्कों में कंपनीज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, डेवलपमेंट कंट्रीज के अंदर ये कंपनीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और जहां उनका क्लेम फॉल्स निकले वहां पर रेगुलेटरी बॉडी इंटरवीन करते हैं। हमारे यहाँ तो चूंकि गवर्नमेंट बॉडीज ही इसको सर्टिफाई कर रही होती हैं, तो इसका मतलब क्या होगा जनाब? बड़ा सिंपल सा इसका मतलब है कि सीड माफिया, और मैं ये बहुत सोच समझ के, ये सिर्फ एज अ बज़ वर्ड में यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर रहा, इस वक्त सबसे ज्यादा डैमेज करने में हमारी मुल्क की फसलात को, इकोनॉमी, ज़राई इकोनॉमी में सीड माफिया का बहुत बड़ा हाथ, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर के लोग हों, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के लोग थे। और उसमें फिर ऑन टॉप ऑफ दैट हमारी रेगुलेटरी बॉडीज का बहुत बड़ा इसमें एक रोल है। अब हो सकता है जब आप उनसे बात करने जाएंगे तो वो कहेंगे हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। बहरहाल ये सारी बातें सॉल्वेबल हैं, इन सारी बातों को सोल्यूशन मौजूद है। ये सिर्फ और सिर्फ कमिटमेंट की कमी है, चाहे वो गवर्नमेंट, यानी जिस तरह गवर्नमेंट बाकी जगहों पे करप्शन के ऊपर इतनी एक्टिव है, काश ये गवर्नमेंट आते ही इस बात के ऊपर एक्टिव हो जाती कि हमने सीड माफिया और वो कंपोनेंट्स
जो सीड क्वालिटी को इम्प्रूव नहीं होने दे रहे, हमने उनको भी पकड़ के सजा देनी है। सीड्स का भी मामला है, तो जफर साहब पेस्टिसाइड का भी फिर यही मामला है, उसमें भी यही कुछ चल रहा है। देखिए पेस्टिसाइड जो बात है, पेस्टिसाइड्स में हमने बहुत हद तक इम्प्रूवमेंट लाए, हमारी रेगुलेटरी बॉडीज ने। अभी भी मैं ये नहीं कह रहा कि एडल्ट्रेशन ऑल टुगेदर खत्म हो गई, लेकिन जो हालात आज से 10-15 साल पहले थे अब वो बहुत बेहतर है। लेकिन मसला कुछ और है पेस्टिसाइड्स के अंदर, वो फिर वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का इशू, यानी बहुत सारी पेस्टिसाइड जो इस वक्त अवेलेबल है वो रेजिस्टेंस कर गई हैं आपकी पेस्ट उसके अगेंस्ट। यहाँ पे गवर्नमेंट को प्रोएक्टिव अप्रोच रखनी चाहिए। आपने क्या उसका करना है, उसकी प्रॉपर यूजेज कैसे करनी है, आपने नई पेस्टिसाइड्स कैसे डालनी है, आपने फार्मर को कैसे एजुकेट करना है। ये बहरहाल एक पूरी लंबी डिस्कशन है पेस्टिसाइड्स के हवाले से। लेकिन मैं फिर भी ये समझता हूँ कि सबसे बड़ा मसला जो मैं कहूँ हमारी प्रोडक्टिविटी में वो सीड है। सेकंड है टेक्नोलॉजी। हमने टेक्नोलॉजी की धज्जियां उखेड़ी हैं पाकिस्तान में। हमारी कॉटन के अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, अब उसके ऊपर आप बहस कर लीजिए वो ठीक टेक्नोलॉजी है गलत है, जीएम टेक्नोलॉजी आया इंसान के लिए बेहतर है गलत है, वो एक अलग बहस हो सकती है। लेकिन आपने जब 90% कॉटन जीएम टेक्नोलॉजी पे ले गए, तो जो टेक्नोलॉजी के इंट्रोडक्शन के अंदर आप कितने क्यों सुस्त थे, क्यों आपके अंदर वहां पे कंप्लेसेंस आ गई, आज तक हम वो टेक्नोलॉजी बेहतर तरीके से इंट्रोड्यूस ना करा सके अपने मुल्क के अंदर। तो आप जो कहते हैं हमसाया मुल्क के अंदर बेहतर प्रोडक्टिविटी है, उसके अंदर ये रीजन है आपकी कि टेक्नोलॉजी की इंट्रोडक्शन बहुत अच्छी होती है। बिल्कुल सही पॉइंट टेकन डॉक्टर साहब। ज़ाहिर है जी वो तमाम तर चीज़ें हैं जो नज़र आ रही हैं कि अब ज़ाहिर हुकूमत किस तरह से इन चीज़ों को लेकर आगे चल रही है। फारूकी ये बताइएगा कि जब आज हम देखते हैं कि एक मुस्बत खबर आई है कि जी जो नया बजट है उसमें जो मुलाजमीन है, सरकारी मुलाजमीन, उनकी तनख्वाहों में कहा जा रहा है कि 10 से 15% इजाफे की तजवीज़ रखी गई है। ये भी इजाफा उनकी जो असल यानी कि एक्चुअल उनकी सैलरी उसमें नहीं होगा, एक खुसूसी अलाउंस की सूरत में होगा। लेकिन जो नए यानी कि जो नए कहते हैं टैक्सेस लगाएंगे लोगों के तनख्वाहों में, वो नहीं लगाए जाएंगे। ये एक छोटी सी एक अच्छी खबर नज़र आती है कि जी चलें ये एक अच्छी तजवीज़ है, जब वो बजट आएगा तो समझ में आ भी जाएगा, कोई ख़ास खैर इजाफा नहीं है, 10 से 15% इजाफा है। आम आदमी ये पूछता है कि जी जब बजट आ रहा है तो उसका पहला सवाल ये होता है कि हमारी तनख्वाह में कितना इजाफा होगा, ये महंगाई में कोई कमी होगी। तो सवाल का जवाब शायद ये आता है कि महंगाई में शायद कोई कमी तो ना हो, इजाफा ही नज़र आएगा। तो जो सरकारी मुलाजमीन है उनके लिए कहीं ना कहीं कोई छोटी सी जो उम्मीद की किरण है वो ज़रूर नज़र आ रही है। देखें सुमैया, पाकिस्तान में एक तो सबसे ज़्यादा जो पिसा हुआ तबका है ना, वो वही मिडिल क्लास तबका है जो सैलरीड है, मोस्टली सैलरीड है, और सबसे ज़्यादा टैक्स भी यही पे करता है, और इन्फ्लेशन का सबसे बड़ा शिकार भी यही तबका है। और अब जिस तरह आप फरमा रही हैं कि 10 to 15%, पंजाब में हमारे एक दोस्त मुझे बता रहे थे कि वहाँ पर 25% इंक्रीज़ की तजवीज़ है, लेकिन वो इनिशियल बेसिक पे, यानी जिसकी 2500 रुपये महीना बढ़नी थी तनख्वाह, उसकी 1600-1650 रुपये बढ़ेगी। यानी बात ये ऐसे हो गई कि आपने बताया कुछ और आपने किया कुछ और अभी आप जिस तरह कह रही हैं कि टैक्सेस नए नहीं लगेंगे, मुझे तो हैरत होती है कि एक तरफ ये कहते हैं कि बिजनेस अप्रोच बजट हम पेश करते हैं, लास्ट ईयर भी इसी तरह था, इस दफा भी यही कहते हैं। यानी बिजनेस अप्रोच बजट जब आप पेश करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि आप टैक्स के हवाले से कुछ ना कुछ छूट देंगे छोटे और बड़े बिजनेसमैन को, आप टैक्सेस के हवाले से छूट देंगे, और दूसरी तरफ आप क्लेम करते हैं कि हमारे टैक्स कलेक्शन के टारगेट्स ये होते हैं और हम टैक्स इतना कलेक्ट करेंगे जो कि आप कर नहीं पाते। ये समझ से बाहर है। और इससे सबसे बड़ा अलमिया आप अंदाजा लगा लीजिए कि अभी शाजिया मरी साहिबा फरमा रही थी कि ये IMF बजट बनवा रहा है, तो आप बताएं पाकिस्तान की तारीख में कब IMF ने बजट नहीं बनवाया जी? मतलब मुझे तो समझ नहीं आती कि ये क्रिटिसाइज जो करते हैं जमील, मैं क्रिटिसिज्म होता है या कोई और क्रिटिसिज्म? ये तो एक बड़ा इल्जाम एक दूसरे की हुकूमतों पर लगते ही आए हैं कि IMF बजट बनता है। मुजम्मिल असलम साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मुजम्मिल साहब, यह बात हो रही कि जितने भी अदाद-ओ-शुमार दिए, मैं आपको मुख्तलिफ प्रोग्राम्स पर सुन रहा था, ये बताया जा रहा है अपोजिशन के लिए अदाद-ओ-शुमार जो हैं वो हेर फेर करके किए हैं, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। और जो आगे ग्रोथ रेट रखा जा रहा है, जो आगे मईशत की पूरी पिक्चर पेश की जा रही है, ऐसा मुमकिन नहीं होगा 2021 और 22 के माली साल के अंदर। तो क्या वाकई ये हुकूमत जो है वो जो आगे पिक्चर एक साल के माली साल की दे रही है वो अचीव नहीं कर पाएगी? चाहे वो तरसीलात ज़र का मामला हो, चाहे वो महसूलात का मामला हो, चाहे वो ग्रोथ रेट जो उन्होंने बरकरार रखा है, क्या यह नामुमकिनात में है? मुजम्मिल असलम साहब।
ये 1990 का दौर नहीं है कि सुबह अखबार की सुर्खी लगाई और आप जो है उल्टा सीधा बयान देके निकल गए। ये डिजिटल दौर है, हर चीज डाटा वीडियो में क्रॉस वेरीफाई हो जाती है। ये जो मैं हैरत होती है मुझे, ये जो ऑपोजिशन के अरकान आगे सिर्फ स्लीपिंग स्टेटमेंट दे रहे थे, ये आदाद-ओ-शुमार गलत है। देखिए वो प्रूव कर सकते हैं, अगर वो गलत है तो इनके पास एक नादिर मौका है कि इस गवर्नमेंट को एक्सपोज करें। वो ये सिर्फ आके बयान दे दे पिटे सीधे इससे बात नहीं बनती। जैसे आगे इदारे हैं वो पाकिस्तान के अप्रोच जाने लगे। कल फोर्ब्स में रिपोर्ट की बात करते और उसने बोला कि पाकिस्तान में जो है फॉरेनर्स आना शुरू हो गए। कोविड में हमने पूरी दुनिया को आउट परफॉर्म किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इज द यूनिक केस इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के जो ममालिक था उनका 10% कर्जे का तनासुब जीडीपी से बढ़ गया और पाकिस्तान का एक महीना ऊपर नीचे पिछले साल। जीडीपी में जो है ग्रोथ जो है हमारी 4% आई, इंडिया की 7.3% आई, जो नजर आ रहा है ऑन द ग्राउंड। आके ऑपोजिशन दावा करते कि गलतों की फसल अच्छी नहीं हुई, आके बता दे अगर नहीं करी तो इस साल 1000 अरब रुपए पिछले साल के मुकाबले में टैक्स कैसे ज्यादा आ रहा है। अगर मीशत इतनी बेकार थी तो इतना ज्यादा टैक्स कैसे मिल गया हुकूमत को। तो ये जो बातें मुझे दर्द आने लग गया इसमें कि ये जो है इस कौन बातें नहीं कर रहे। अब मैं कल ही बिलावल साहब को सुन रहा था। अब आप मिसाल ये कहते हैं कि नाअहल हुकूमत ने आटे का रेट बढ़ा दिया। अब उनको यही नहीं पता कि उनकी सिंध हुकूमत ने 1350 रुपए पर मन गंदुम को 2000 रुपए कर दिया। 45% उनकी सिंध हुकूमत ने खुद रेट बढ़ा दिया गंदुम का। तो आटा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जब उनको इतनी ही नहीं तमीज से किस तरीके से माशी अशारिये देखे जाते हैं। अब PMLN ने जो है वो किया, एक सेमिनार किया। अब वो कभी 18 के फिगर दिखा देते हैं जो उनको सूट करता है, कभी 2008 के दिखा देते हैं। ये तरीका नहीं है। आपकी अगर कौम आगे बढ़ रही है, IMF ने भी इस साल की, अब आप कह रहे हैं ना कि IMF करते हैं, IMF से पिछले जो साल गुजरा है 1.5% बोला था, अगले साल का IMF 4.4% बोल रहा है। चले अगर इस साल आप सारे कहते हैं, ऑपोजिशन कहती है कि जी हुकूमत जो झूठ बोल रही है और IMF ने 1.5% बोला था, अब IMF भी अगले साल का 4.4% बोल रहा है, उसकी बात क्यों नहीं मान रहे IMF का? कल IMF ने जो है ब्लूमबर्ग में जो है स्टोरी हुई है, IMF ने कहा है कि पाकिस्तान ने ट्रिमेंडस टेक किया है और उसके जो डेट लेवल्स जो है वहीं पे खड़े हैं। तो हर चीज क्रॉस वेरीफाई हो सकती है। ये ऑपोजिशन को सीखना चाहिए कि दे नीड टू हायर रिसोर्सेज, तरह गाइड करें। पीपल्स पार्टी में मैं देखता हूँ कि बिलावल के अलावा, और बिलावल को भी कोई लिख के दे देता है, वो कोई एक रिसोर्स नहीं उनकी जो बात कर सके। तो ओवरऑल जिसे कहते हैं कि चले मुजम्मिल साहब, ऑपोजिशन की बात अपनी जगह, लेकिन क्या वाकई ऐसी होगा कि नए टैक्सेस नहीं लगाए जाएंगे, बिजली की कीमतों में इजाफा नहीं किया जाएगा, हुकूमत वही करेगी जो वो चाहती है, वो नहीं करेगी जो IMF चाहता है? देखिए बात ये है कि IMF जो है, IMF नहीं चाहता। IMF को बिजली बढ़ाएंगे तो IMF को बिजली का बिल नहीं जाएगा। टैक्स बढ़ेगा तो वो IMF को टैक्स नहीं जाएगा, पाकिस्तान का रहेगा। ये पाकिस्तान की जरूरियात है। पाकिस्तान का खसारा कम होना चाहिए, पाकिस्तान की आमदनी ज्यादा होनी चाहिए, पाकिस्तान के कर्जे कम होने चाहिए। अगर कोई मशवरा जो है इस तरह का देगा कि जो पाकिस्तान के लिए फायदेमंद है, आप क्यों IMF करें? ये बिजनेस पॉलिसी, ये मुजम्मिल असलम भी बोलता है कि यही पॉलिसीज होनी चाहिए। बिजली की चोरी खत्म होनी चाहिए, बिजली सस्ती होनी चाहिए, और जो आपने कहा टैक्सेस नहीं लगेंगे, टैक्सेस का मतलब टैक्सेस की शरह को बढ़ाया नहीं जाएगा। मैं कल वजीर खजाना को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि इस दफा हम टैक्सेस की शरह को नहीं बढ़ाएंगे लेकिन ब्रॉड करेंगे, जो टैक्स नेट से बाहर है उनको टैक्स में लाएंगे, और इसमें कोई बुराई नहीं है, तो टैक्स देना सही। तब ये देखना है कि टैक्स नेट को किस तरह से बढ़ाया जाएगा। ये दावा होता है, लेकिन उस तरह से बड़ा जो है सैलरीड पर्सन सबसे ज़्यादा या बड़ा बिजनेसमैन जो है वो टैक्स देता हुआ तो नज़र आ रहा है। तो बहुत शुक्रिया मुजम्मिल असलम साहब, आपके वक्त का टैक्स के हवाले से सवाल था वो रह गया था। मैं जफर साहब आपसे चाहूँगी, ये ज़राअत के मामले में बहुत ज़्यादा बात होती है कि टैक्स यहाँ उस तरह से कलेक्ट नहीं हो पाता जो होना चाहिए, वजूहात क्या थी सर? अच्छा जनाब वाला, इसमें ज़रा ज़राअत को ज़रा एक डिफरेंट एंगल से देखा जाता है पूरी दुनिया के अंदर। पाकिस्तान की मैं नहीं बात कर रहा, डेवलप वर्ल्ड में भी एक डिफरेंट तरीके से देखा जाता है, क्योंकि ज़राअत सबसे लीस्ट प्रॉफिटेबल होता है जब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी इंडस्ट्री को आप सामने रखते हैं। और ये नेचुरल फिनोमिना है कि आज आपकी इकोनॉमी बेहतर होगी तो आप क्या देखेंगे, आपको फर्दर रूरल टू अर्बन शिफ्ट नजर आना शुरू हो जाएगा। आपको लोगों को बाकायदा वहां रोकने के लिए सर्टेन इंसेंटिव देने पड़ेंगे। ये तो आप देखिए, हमारे मुल्क की इकोनॉमी बेहतर नहीं है, जो गरीब है, जो जहां रह रहा है वो वहीं रह रहा है।
अब आ जाए आपका जो असल सवाल था, क्योंकि हमारी 50% आबादी डायरेक्टली लिंक्ड है एग्रीकल्चर के साथ, उनका इनकम उसके साथ लिंक्ड है। अब इसके भी ऊपर भी हमारे दो किस्म के टैक्सेस हैं जो इस वक्त, एक लैंड बेस्ड टैक्स है और एक रेवेन्यू बेस्ड टैक्स है। रेवेन्यू बेस्ड टैक्स को आपने अपनी लैंड बेस्ड टैक्स तो फिक्स टैक्स है, वो तो आपको पूरा का पूरा कलेक्ट हो रहा होगा, जो भी गवर्नमेंट ने लगाया हुआ है ये तो हो नहीं सकता कि वो कलेक्ट ना होता हो, क्योंकि वो पटवारी एसी के लेवल पे कॉर्पोरेट सिस्टम जो है वो इम्प्लीमेंट हो रहा होता है। जो रेवेन्यू बेस्ड टैक्स है वो आप बेसिकली जाके समझ लीजिए कि फेडरल जो FBR है वो असेस करेगी और उसको उसके ऊपर टैक्स लगाएगी, या जो आप टैक्स भरेंगे उसको असेस करेगी कि वेदर आपकी लिविंग कंडीशन के साथ वो। अब मेरे भाई 80% लोग तो ज़राअत के अंदर, जो आप मिडिल क्लास लोग कहते हैं, उससे भी ये जो लोअर इनकम हमारी कैटेगरी है उसमें रहते हैं। आप सिर्फ 20% लोगों की बातें कर रहे हैं जिनको रेवेन्यू बेस्ड टैक्स के ऊपर हमें वो कलेक्शन करनी पड़ेगी। सही। बहरहाल इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, इसको इम्प्रूव भी होना चाहिए, लेकिन इसको मद्देनजर रखना चाहिए कि आपने ये जरूर देखना है कि इंसेंटिवाइज, क्योंकि हर दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया में एग्रीकल्चर को इंसेंटिवाइज किया जाता है। आप कॉमन एग्रीकल्चर पॉलिसी यूरोपियन यूनियन की पढ़ लें, आप फार्म बिल अमेरिका के देख लें, वहां $20 बिलियन हर साल इंजेक्ट किया गया जाता है फार्मिंग सेक्टर के अंदर। इसी तरह यूरोपियन यूनियन में बिलियंस ऑफ यूरोज इंजेक्ट किए जाते हैं। आपका, क्योंकि इन ममालिक ने एक चीज की जिम्मेदारी जो उन्होंने बड़ी अपनी बहुत क्लियर पॉलिसी में रखा कि हम फूड प्रोडक्ट्स के लिए किसी भी कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं हो। ठीक है। हमारी जैसी कंट्रीज जब कभी फूड प्रोडक्ट्स पे, इसलिए वी हैव टू इनकरेज द एग्रीकल्चर सेक्टर। बड़ा अहम फार्मर्स की बात नहीं कर रहा मामला छेड़ा। मैं ये चाहूंगा कि आगे किस दिन आपको जरूर दावत दी जाए, क्योंकि ये एक बड़ा सेक्टर है, लेकिन इसके हवाले से जो मिसकंसेप्शन है वो भी बहुत ज्यादा, और इसके ऊपर तनकीद भी बहुत ज्यादा होती है कि यहाँ से टैक्स नहीं होता। लेकिन आप जो आज बात कर रहे हैं कि इसके अंदर इंजेक्ट करने का मामला है, पाकिस्तान में तो ज़राअत की इस्लाहात ही नजर नहीं आ रही होती है, ना ही हुकूमत इस तरह से लगा रही होती है। हुकूमत इस बजट में ज़राई इस्लाहात के नाम पर 110 अरब रुपए जो है वो तजवीज़ जो है वो दे रही है, तो इस पर भी हम आने वाले दिनों में बात करेंगे। मुख्तलिफ सेक्टर्स के हवाले से सवालात जो हैं वो उठाएंगे। आपके जहन में भी कोई सवाल हो तो हमें बता सकते हैं, क्योंकि बजट ट्रांसमिशन जो है वो जिस दिन बजट पेश किया जाएगा उस दिन तक रोज़ाना की बुनियाद पर आप बोल्ड न्यूज़ पर ऐसे ही देख सकते हैं। बिल्कुल। ज़फ़र अयाद साहब का और जमील फारूकी साहब, दोनों अहबाब का हम शुक्रिया अदा करते हैं। सुमैया और मुदस्सिर को इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।